हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम ये किसी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन समझेंगे कि ये रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेखीय आवर्धन, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेखीय आवर्धन होता है यह किसी प्रतिबिंब का होता है। जैसे किसी दर्पण, किसी लेंस, कोई भी दर्पण या कोई भी लेंस के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन हमको यह बताता है कि वह प्रतिबिंब उस वस्तु से, वह जो प्रतिबिंब है उस वस्तु से लंबाई में कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा या उस वस्तु के बराबर है क्या, ये सब चीजें हम लोग को बताता है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये हमको जानना है कि भाई, मैं आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये जो प्रतिबिंब होता है ना, ये जो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, मतलब कि ये जो रेखीय आवर्धन होता है यह उस प्रतिबिंब का होता है। और ये क्या बताता है कि वो जो प्रतिबिंब बना हुआ है किसी दर्पण या लेंस द्वारा, ठीक है, वह प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा है। ठीक है, तो अगर इसको हमको थोड़ा बेसिक से समझना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी लेंस या कोई भी दर्पण हो, ठीक है, उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। मैं आपको अभी बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई हमको लेना होगा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग किरण प्रकाशिकी में किससे डिनोट करते हैं, तो वो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। और वस्तु की लंबाई को जो है हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं ये कि कोई लेंस है या कोई दर्पण है, उसके द्वारा कोई वस्तु, मतलब उस दर्पण या लेंस के सामने कोई वस्तु रखा गया है और इस वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई का मतलब कि कैपिटल ओ, वह कितना है, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये 5 है, 5 सेंटीमीटर लंबा है वह वस्तु। ठीक है, और उस लेंस या दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है, वह जो प्रतिबिंब है वह 15 सेंटीमीटर मिल गया है हमको। कितना सेंटीमीटर भाई? 15 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे यह पूछूं कि थोड़ा यह बता दीजिए कि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, या छोटा ही जानना होगा या कुछ भी, ठीक है, मतलब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा, मतलब जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से, ठीक है, मतलब ये जो दर्पण या लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है, यह जो प्रतिबिंब है वह उस वस्तु से कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा है, ये हम लोग को समझना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई? सिंपली मैं आपसे अभी पूछूं तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, उसके लिए आप करेंगे क्या? ठीक है, सिंपल एकदम, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई दी हुई है, प्रतिबिंब की लंबाई आई, इसी प्रतिबिंब की लंबाई में इसके वस्तु की लंबाई से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 15, तो आई के जगह पर 15, और ओ वस्तु की लंबाई कितनी है? 5, तो ओ के जगह पे 5 भाग दे देंगे, नहीं? तो 15/5 जब कर देंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब ये है कि ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। तो ये भाई एक तो बड़ा है, देख लीजिए, ठीक है, कितना गुना है भाई? ये 3 गुना बड़ा है कि नहीं? और वो जो 3 गुना बड़ा या 3 छोटा या उसके बराबर, ये जो हमको बताता है वही क्या होता है भाई? रेखीय आवर्धन होता है। तो इसका मतलब कि किसी लेंस या दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का, ठीक है, अगर हमको रेखीय आवर्धन निकालना है तो हम क्या करेंगे? बस उसकी प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, है कि नहीं भाई? वो जो प्रतिबिंब बना हुआ है उस दर्पण या लेंस के सामने जहां भी रखा गया है, उस मतलब इस दर्पण या लेंस के सामने ये जो वस्तु है, यह वस्तु इसके सापेक्ष, इस दर्पण या लेंस के सापेक्ष जहां भी रखा गया है, उस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब का, ठीक है, इस स्थिति में रेखीय आवर्धन निकालने के लिए सिंपली क्या करना है कि भाई हमको उस स्थिति में जो प्रतिबिंब की लंबाई मिली है, उसी प्रतिबिंब की लंबाई में जो वस्तु की लंबाई है उसको हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा है कि नहीं भाई? तो यही हम करेंगे। ठीक है, मतलब ये कि आप समझ गए हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई
ये रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो मैं आपको बता दें रेखीय आवर्धन का मतलब कि कितना गुना छोटा कितना गुना बड़ा वो जो प्रतिबिंब है। और वो गुना निकालने के लिए आप क्या किए हैं, प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं। भाग मतलब कि अगर हमको इसको परिभाषा के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, अनुपात। इस भाग को, इस अपान को आप क्या लिखते हैं, अनुपात बोलते हैं, है कि नहीं, रेशियो बोलते हैं आप। मतलब ये कि यही हमको बता रहा है, ठीक है, इसी प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से जब भाग दे देंगे तो ये हमको बता देगा कि जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना छोटा है, कितना गुना बड़ा, या कितना या उसके बराबर है क्या। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना क्या पड़ेगा भाई, प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से भाग देना पड़ेगा। मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और वो रेखीय आवर्धन जो आएगा वही हमको बताता है कि भाई प्रतिबिंब कितना गुना या कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि ये रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। मैं आपको कई बार बता दिया कि रेखीय आवर्धन जो है किसी प्रतिबिंब का होता है कि नहीं। किसी दर्पण या लेंस के सामने जो वस्तु रखा गया है, इसका जो प्रतिबिंब बना हुआ है उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बना हुआ है, इस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, ये रेखीय आवर्धन किसी प्रतिबिंब का होता है। तो मैं आपको हेडिंग भी लिख लिया हूं, देखिए, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, और इसको परिभाषा के लिए अगर आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे, कहेंगे भाई। अच्छा, दूसरी बात एक और आपको समझना है, मैं उसको समझा दूं कि भाई आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मैं यहां पर एक कोई दर्पण ही मैंने बना दिया, ठीक, और ये इस दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया, देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया। और मैं कोई इस दर्पण के सामने वस्तु, देखिए ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, चलिए एक्स, और ये एक्स डैश जो है इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके सामने जो वस्तु मैं रख रहा हूं, ये वस्तु इसके मुख्य अक्ष के कभी भी लंबवत ही रखना है। ठीक है, लंबवत रखें या ना रखें, लेकिन अगर हमको रेखीय आवर्धन निकालना है तो लंबवत वाली दूरी ही आपको क्या करना है, लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐसे वस्तु को दिए हैं, ऐसे वाला, अगर ऐसे वस्तु को रख दिए हैं तो ये वाली दूरी आपको नहीं लेनी है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत जो वस्तु है ना, वस्तु की लंबाई, उसको लेना है। ठीक है, या जो प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा भी, ऐसा प्रतिबिंब बने, कैसा भी प्रतिबिंब बने, जैसे मान लीजिए ऐसे ये प्रतिबिंब बन गया, तो ये वाली लंबाई नहीं लेनी है, कभी भी मुख्य अक्ष के लंबवत वाली, ये जो मुख्य अक्ष के लंबवत वाली जो लंबाई है वही हमको लेनी है। ठीक है, तो भाई मुख्य अक्ष के लंबवत वाली प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और मुख्य अक्ष के लंबवत वाली ये वस्तु की लंबाई, और इसी का अनुपात कर देंगे तो हमको जो आएगा वो क्या मिल जाएगा भाई, रेखीय आवर्धन मिल जाएगा। तो एकदम परिभाषा के रूप में मैं लिख भी दिया हूं आप लोग के सामने, आप समझ भी जाएंगे क्या भाई, कि देखिए मैं लिखा हूं रेखीय आवर्धन की परिभाषा, दर्पण हो या लेंस, दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन को स्मॉल यम से डिनोट करते हैं। देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब यम, स्मॉल यम से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन स्मॉल यम बराबर क्या, अनुपात का क्या मतलब कि अपान किसका भाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई का और वस्तु की लंबाई ओ का, और बीच में ये क्या हो गया, ये अनुपात, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात बराबर है किसके, रेखीय आवर्धन के। ठीक है, वही आपका क्या होता है, रेखीय आवर्धन। लेकिन आपको हर समय ये याद रखना है कि मुख्य अक्ष के लंबवत वाली ही लंबाई हमको लेनी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई ये किसी दर्पण या लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है, उस प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई उस दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष के जो लंबाई ले रहे हैं उसको ले लेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में, ठीक है, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी और वस्तु की लंबाई होगी, उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, उसके प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब आपको समझना ये है, रेखीय आवर्धन छोटा मोटा टॉपिक नहीं है भाई, इससे बहुत कुछ चीजें हमको कंफर्म होती हैं, बहुत कुछ चीजें हमको मिल जाती हैं, उसके गुणों के बारे में, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के बहुत कुछ चीजें हम इसको सीख लेते हैं। तो अब हमको समझना ये है कि रेखीय आवर्धन हमको ये क्या बता रहा है भाई, रेखीय आवर्धन हमको ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है छोटा है बड़ा है, मतलब कितना गुना छोटा, कितना गुना छोटा बड़ा नहीं, कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा ये मिलेगा। तो और बराबर कब
मिलेगा, ये सब चीजें हम आपको समझना है। ठीक, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो रेखीय आवर्धन है, ठीक है, ये हमको क्या क्या चीजें बताएगा। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि रेखीय आवर्धन क्या बताएगा, कि वो जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह उस वस्तु से कितना गुना छोटा, कितना गुना बड़ा, या कितना गुना, या कितना, ये क्या बराबर भी है, ये सब चीजें हमको क्या करता है, बताता है। दूसरी बात कि ये जो रेखीय आवर्धन है, ठीक है, अगर इसकी मात्रक की बात किया जाए, रेखीय आवर्धन का मात्रक, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन यम बराबर कितना होता है, आई अपान ओ, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई किस में लेंगे, मीटर में मान लीजिए, वस्तु की लंबाई मीटर में अगर रखेंगे तो मात्रक से मात्रक, मीटर से मीटर कट जाएगा। इसका मतलब ये जो रेखीय आवर्धन है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, यह मात्रक विहीन होता है। ठीक, ये आप समझ। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो रेखीय आवर्धन है ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए कब यह, ठीक है, ये जो रेखीय आवर्धन है, ठीक है, अब इसका मान जो आएगा, ठीक है, इसका मान जो आएगा वह मान, ठीक है, वह क्या हो सकता है, एक से बड़ा। अच्छा, ये अनुपात में है, तो जब अनुपात है तो ये जो रेखीय आवर्धन है इसका मान एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा भाई, यह एक के बराबर भी हो सकता है कि नहीं। वो किस किस केस में होगा ये हम चीजें क्या करेंगे, बताएंगे, और उससे हम आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की ये जो थोड़े से, ये प्रतिबिंब कितना छोटा बड़ा, ये सब हम भी इसको निकालेंगे। लिख दिया हूं, आप ये समझे हैं कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं और रेखीय आवर्धन हो गया है कि नहीं भाई। ठीक, को इस्तेमाल एमसीक्यू में करते हैं। अब नोट में ये हमको समझ लेना है कि ये जो रेखीय आवर्धन है ये एक अनुपात है, ठीक है, तो यह कब एक से बड़ा होगा, कब एक से छोटा होगा, कब एक के बराबर होगा, ये सब चीजें हमको समझ लेनी है। ठीक, तो देखिए मैं नोट 1 में लिख दिया हूं केस 1। केस 1 का मतलब यदि आई मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई, और ये ओ का मतलब कि वस्तु की लंबाई। ये जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में अगर प्रतिबिंब की लंबाई बड़ा होगा, प्रतिबिंब का लंबाई क्या होगा, बड़ा, ये बड़ा, मुंह खुला का मतलब कि ग्रेटर देन, अगर ये बड़ा है तब यम का मान क्या आएगा भाई। ठीक, खुद समझिए आप, यदि m बराबर आई अपान ओ हो रहा है और ये आई अंश में है कि नहीं भाई, न्यूमरेटर है, और ये जो ओ है क्या है, हर में है। यदि अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा, और ये जो हर है ये अगर ये छोटा होगा तो इसको जब भाग देंगे तो जो m का मान आएगा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा हो जाएगा तो m का मान क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। क्या आएगा, एक से बड़ा, और समय क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा। ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक में अगले केस में मैं बताऊंगा अलग अलग के लिए, केवल दर्पण के लिए जब लेंस आएगा तो लेंस के लिए भी मैं आपको बताऊंगा अलग से। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल इसमें हम दर्पण की बात करेंगे। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अगर अधिक होगी तो क्या होगा, जो ये यम का मान होगा वो क्या होगा, एक से बड़ा होगा। देखिए नहीं भाई, समझ गए। दूसरा केस ये है, ठीक, कि ये केस 2 में यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा हो गया तो देखिए मुंह बंद है इधर, है कि नहीं, ये इसका मतलब यदि प्रतिबिंब की लंबाई अगर वस्तु की लंबाई से अगर छोटा हो जाएगा तब क्या होगा भाई, खुद समझिए। ये बराबर आई अपान ओ, यह क्या है भाई, यह छोटा है और ये बड़ा है। छोटा का मतलब मान लीजिए कि ये आई का मान 6 है, ठीक है, और ओ का मान कितना है, मान लीजिए कि 12। आई का मान 6 सेंटीमीटर, ओ का मान 12 सेंटीमीटर, तब ये भाग देंगे तो यम का मान क्या आ जाएगा, एक से छोटा आएगा। ठीक नहीं भाई, तो एम का मान जो है एक क्या हो जाएगा, छोटा यम। ठीक है, ये छोटा है कि नहीं भाई, एक से छोटा होगा। ये तो आप समझ रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगला काम क्या है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो जाएगा तब यम का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए। जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब भी ये 12 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यम का मान ठीक आ जाएगा। उस स्थिति में यम का मान क्या हो जाएगा, ये एक आ जाएगा। ये चीजें आप समझ लिए। ठीक है, मतलब समझ लिए कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा तो यम का मान क्या होगा, एक से बड़ा आएगा। यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा होगा तो यम का मान एक से छोटा आएगा। यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो जाएगा तो यम का मान क्या हो जाएगा, वो एक के बराबर हो जाएगा। या उल्टा भी आप समझ सकते हैं, वैसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि यदि यम का मान एक से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। यम का मान एक से छोटा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना हुआ है एक से बड़ा है कि छोटा है, इसका मतलब क्या है, वो छोटा है कि नहीं भाई। ठीक,
अब ये अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि m का मान 1 के बराबर, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है, तो इसका मतलब कि बराबर है, बनना बड़ा है ना छोटा, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की लंबाई का ये बराबर है। तो ये सब चीजें समझ गए, ठीक है। ये कभी कभी ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए नोट में अब हमको ये समझना है कि ये जो रेखीय आवर्धन नियम है, इसका चिन्ह का आकलन हम लोग करेंगे कि मतलब रेखीय आवर्धन कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब किस केस में। तो ये सब अलग अलग केस के लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले आपको किसके लिए बताएंगे, ये अवतल दर्पण के लिए बताएंगे। अवतल दर्पण हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण के हर केस के लिए एकदम m का मान ऋणात्मक या धनात्मक आएगा, एक ही आएगा, ये धन 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 आएगा, और उत्तल दर्पण के लिए बस ऋण आएगा, या ऐसा कुछ, ऐसा किसी एक के लिए फिक्स नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है उत्तल दर्पण के लिए, लेकिन वो सब बाद वाली बातें हम बताएंगे आपको। तो चलिए देखिए, तो भाई पहले हम अवतल दर्पण के लिए एक केस के लिए बताएंगे, जब अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा भाई, वास्तविक। उस स्थिति में जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण के द्वारा, उस वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो भी होगा तो इसको डिस्कस करेंगे, आभासी के लिए अवतल दर्पण के आभासी के लिए इस पर डिस्कस करेंगे, और ये जो और उत्तल दर्पण के लिए जो होगा सो इसमें डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ, देखिए ये वास्तविक अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में यम का मान मतलब रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, सब चीजें हम देखेंगे, ठीक। तो ये हम एक अवतल दर्पण बना दी, इसका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पर मैं कोई वस्तु रख दे रहा हूँ, है कि नहीं भाई, यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक वस्तु रख दिया, चलिए इस वस्तु का नाम मैं ए और ये बी लिख लिया, है कि नहीं भाई, ए बी। ये जो वस्तु है, ये वस्तु ए बी, ठीक है, इसी की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ही क्या मानते हैं हम, ओ, तो यही है ओ, है कि नहीं भाई, वस्तु की ये लंबाई। अब देखिए, अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा बनाएंगे कैसे, मैं आपको बताया हूं और आप जानते भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। ये प्रतिबिंब, ये मुख्य अक्ष के समांतर इसके शीर्ष, ये प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पास आती है, फोकस से ऐसे क्या होगी, ये आएगी, ये आ रही है। अब इसके शीर्ष से ये वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण लेकर के जाते हैं, तो जब ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और उधर से परावर्तन के पश्चात जब इधर आएगी, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, बन गया कि नहीं, ये प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को मैं ए डैश और ये बी डैश से डिनोट कर रहा हूं, और ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, इसको कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूं। ये प्रतिबिंब की जो लंबाई, मुख्य अक्ष के लंबवत वाली ये जो लंबाई है, उसको मैं कैपिटल ये आई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और हर जगह ऐसा ही करते भी हैं। तो अब मैं आपसे पूछ लूं एकदम, देखिए वैसे मैं आपको बताया हूं कि ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब अगर, देखिए प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है, ठीक है, कब बनता है, जब ये जो वस्तु है, ये वस्तु, यह इसके फोकस, ठीक है, यह वस्तु इस दर्पण के फोकस से अगर दूर रहता है ना, दूर, ठीक है, तो वह प्रतिबिंब हर समय क्या बनता है, इस दर्पण के द्वारा वो आभासी बनता है, उल्टा बनता है कि नहीं भाई। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये भी मैं चीजें आपको बताया, ठीक है। तो लेकिन वो वास्तविक ही होगा, है कि नहीं। अगर इसके फोकस से दूर यहाँ पर कहीं वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हर समय क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक ही होगा, ठीक। तो ये वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक होगा तो कंफर्म है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है अगर वास्तविक होगा तो कंफर्म है कि वो उल्टा ही होगा, है कि नहीं भाई। अब देखिए, अब मैं आपको बताया हूं कि ये चिन्ह परिपाटी, है कि नहीं, चिन्ह परिपाटी, ये अवतल या लेंस, अवतल दर्पण, ये किसी दर्पण के लिए या किसी लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का मतलब, है कि नहीं भाई। आपको मैं सिंपली एकदम कहा, ठीक है, ये एक्स अक्ष वाली, मतलब ये दर्पण के मुख्य अक्ष वाली ये चिन्ह तो बदलता है भाई, किधर से प्रकाश के जा रहे हैं, वो सब मैं आपको चीजें बताया हूँ। चिन्ह परिपाटी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि मेरा चिन्ह परिपाटी वाला आप लोग वीडियो जरूर देख लें, कि सभी इस चिन्ह से रिलेटेड सभी आपको ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये तो चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहा था कि अपने समय हम लोग हर समय क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को लेकर के जाते हैं, और इधर से जब प्रकाश की किरण के लेके जाते हैं तो इसका जो ये चिन्ह जो है, चिन्ह परिपाटी एकदम एज इट इज किसके जैसा होता है, एकदम
जो ये निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग चिन्ह पढ़ते हैं, क्या होता है, ये मान लीजिए ये y अक्ष हो गया, ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ठीक है, तो यह प्लस x अक्ष मतलब ये सब दूरियां, ये इधर वाली क्या होती है, वो धन में होती है, इधर वाली क्या होती है, ऋण में होती है, ऊपर वाली धन में होती है और नीचे वाली क्या होती है, ये ऋण में होती है, ऊपर वाली धन और नीचे वाली क्या होती है, ऋण वाली, ठीक है। तो ये आपको सिंपली याद कर लेना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वो सब जानते हैं, तो ये ऊपर वाली दूरी है कि नहीं, ये प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी वस्तु की लंबाई ये ऊपर में है कि नहीं है, मतलब ये जो वस्तु की लंबाई है या क्या है भाई, ये धन में है, तो धन में मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है, ये प्रतिबिंब की लंबाई धन, सॉरी ये वस्तु की लंबाई, और ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है नीचे है कि नहीं, इसके ध्रुव से मतलब ये कहिए कि ये है उसका ये जो केंद्र है या मूल बिंदु कहिए, उससे नीचे की ओर लंबाई है कि नहीं है, नीचे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऋण में है, ये क्या है भाई, ये ऋण में है इस स्थिति में। मतलब कि अवतल दर्पण के द्वारा अगर ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना है तो कन्फर्म है वो उल्टा होगा, उल्टा होने का मतलब कि ये ऋण में है, ठीक है। तो जब ऋण में है उस स्थिति में इसका ये जो रेखीय आवर्धन है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा हूं कि प्रतिबिंब की लंबाई I धनात्मक की ऋणात्मक है कि नहीं भाई, वो ये ऋणात्मक है कि नहीं, ये ऋण है, निगेटिव, तो मैं लिख दिया हूं ऋण का मतलब कि निगेटिव, ठीक है। और मैं पूछूं कि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु तो हर समय हम लोग ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, तो हर समय धन में ही रहेगा, तो वस्तु ये पॉजिटिव है, ठीक। मतलब आप ये समझ गए कि भाई जो I का मान है, ठीक है, वह क्या है, निगेटिव, और ये जो O का मान है, ठीक है, वो क्या है, ये पॉजिटिव। I का मान निगेटिव कब, जब ये अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तब, है कि नहीं, तो I का मान हर समय निगेटिव ही होता है उस स्थिति में, वास्तविक बनने की स्थिति में। तब अगर ये केस है तब प्रतिबिंब की लंबाई I ऋणात्मक और वस्तु की लंबाई तो हर समय धनात्मक, और तब मैं रेखीय आवर्धन अगर आपको निकालने के लिए बताऊंगा तो m बराबर क्या होता है, I/O होता है कि नहीं भाई। तो I किस में है, ऋण में ना, तो चिन्ह के साथ एकदम लिखिए I को, और ये O धन में है ना, धन में एकदम लिखिए, है कि नहीं भाई। तो जब ऋण में धन से भाग दे देंगे तो जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, -I/O आएगा, मतलब कि ये माइनस में आएगा। मतलब कि ये जो रेखीय आवर्धन आप देख रहे हैं, रेखीय आवर्धन, ये रेखीय आवर्धन किस में आ गया, ठीक है, रेखीय आवर्धन का मान किस में है, मतलब कि धनात्मक की ऋणात्मक, तो देख लीजिए ये ऋणात्मक। मतलब ये है कि अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है उस स्थिति में जो रेखीय आवर्धन है वो हर समय क्या होता है, माइनस में ही होता है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब जो है क्या बनता है भाई, उल्टा बनता है। अब बात है ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये इस स्थिति में वास्तविक बनने की स्थिति में ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है, और ये जो वस्तु है ये छोटा बड़ा, ऐसा नहीं है कि हर समय बड़ा या छोटा ही होगा। तो अगर ऐसे में देखा जाएगा कि भाई ये प्रतिबिंब जो है, ठीक है, यह वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो इसका ये यहां पर मैटर नहीं करेगा, है कि नहीं भाई। देखिए मतलब ये है कि ये वास्तविक अगर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा, तो वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हर समय ये प्रतिबिंब ये वस्तु से बड़ा ही होगा वास्तविक के लिए, है कि नहीं। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, बराबर भी हो सकता है कि नहीं भाई। अब देखिए मतलब आप समझ गए कि भाई अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो उस स्थिति में जो ये रेखीय आवर्धन का मान है वो क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब बात है ये कि अगर ये अवतल ही दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब क्या होगा, ठीक। अगर अवतल ही दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तब चलिए बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी कब बनता है, जब उस अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हम जब किसी वस्तु को रखते हैं तब। तो ध्रुव और फोकस के बीच में यहां पर मैंने किसी वस्तु को रख दिया, इस वस्तु का नाम A और B यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये लिख लिया। समझ में आ गया। तो जब लिख लिया, यही वस्तु की लंबाई है, AB क्या है, वस्तु की लंबाई, जिसको मैं O से क्या कर रहा हूं, ये डिनोट कर रहा हूं, O से ये वस्तु की लंबाई है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई, ठीक। तो प्रतिबिंब की लंबाई मतलब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेकर के गए, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से ऐसे क्या होगा, ये ऐसे जाता है। अगला काम क्या होता है भाई, इसके शीर्ष से ये वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण क्या करते हैं हम लोग, लेकर के ऐसे जाते हैं। तो देखिए ऐसे ये प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, ऐसे ये वक्रता केंद्र को जा रहा है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इधर तो काटेंगे नहीं, ठीक है। अगर इसको हम
अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, और जब यहाँ पर काटेंगे तो ये प्रतिबिंब जो है बनेगा यहाँ पर ए डैश और ये बी डैश बनेगा, ठीक है। और ये प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। तो हमने यहाँ पर कैपिटल आई से ये क्या कर दिया है कि नहीं भाई। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर इस अवतल दर्पण के द्वारा जो ये वस्तु है, वस्तु ओ, उसकी लंबाई, ठीक है, जो ये वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बना है, ठीक है, आभासी बना है कि नहीं है, आभासी बना है, तो ये दर्पण से पीछे बनता है, और ये प्रतिबिंब की लंबाई आई। दोनों देखिए, दोनों ये जो है ना, ये ध्रुव कह लीजिए या अक्ष के लिए अगर वो मूल बिंदु कह लीजिए, दोनों देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है वो भी ऊपर की ओर है, मतलब वो धनात्मक है, और प्रतिबिंब यहाँ पर है वो भी ऊपर की ओर है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या है भाई, धनात्मक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, ठीक है, कि भाई इस स्थिति में जब ये आभासी बन रहा है तब क्या हो जाएगा, आई का मान क्या है, वो भी धनात्मक है, प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई तो हर समय वो भी क्या है, धनात्मक ही होता है, ठीक है, ये भी धनात्मक। और इस स्थिति में यदि मैं निकालूंगा m बराबर क्या, प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश, फिर ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, हम किससे लेते हैं, ए डैश बी डैश से लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, और अपान वस्तु की लंबाई क्या होता है, ए बी से हम लोग हर समय लेते हैं, ए बी है कि नहीं भाई। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई मतलब ए डैश बी डैश, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, वस्तु की लंबाई ए बी। ये किस में है भाई, ए डैश बी डैश किस में है, ठीक है, ये प्लस में है, आई ए डैश बी डैश मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वो भी किस में है, इस स्थिति में ये प्लस में है कि नहीं, ठीक। और देखिए, और ये वस्तु की लंबाई वो भी ओ किस में है, वो भी प्लस में है, भाग देंगे तो जो मान आएगा वो क्या होगा, ये प्लस में ही आएगा, मतलब आई अपान ओ क्या आ जाएगा, प्लस में ही। मतलब आप ये समझ गए, ठीक है, कि क्या समझे, अगर अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब बन रहा है और वो भी कौन सा, आभासी, उस स्थिति में अगर रेखीय आवर्धन आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा भाई, वो धनात्मक आता है। और मैं आपसे अगर यहां पर पूछ लूं कि ये बताइए कि अगर अवतल दर्पण के द्वारा ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये क्या हर समय बड़ा ही बनता है कि छोटा भी हो सकता है, अगर ये आभासी बन रहा है, आभासी अवतल दर्पण के द्वारा ये जो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आभासी भी छोटा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब बना हुआ है आभासी प्रतिबिंब, तो वो जो प्रतिबिंब है हर समय वह वस्तु से क्या होगा, ये बड़ा ही होगा, हर समय क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि ये m धनात्मक क्यों आ गया है, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये क्या बना हुआ है, सीधा बना हुआ है कि नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, ये धनात्मक आ गया, m का मान क्या हो गया, धनात्मक आ गया है। और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो वो हर समय प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगी, वो बड़ी होगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा देखिए केवल प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी ही बनता है। उत्तल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, उसका फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। चलिए उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पर मैं कोई वस्तु रख दे रहा हूं, चलिए देखिए यहाँ पर ये एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, ए मतलब ए बी से, उसके शीर्ष और निचले हिस्से को, और उसकी लंबाई को ओ से डिनोट कर रहे हैं। ये वस्तु हो गया। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, परावर्तन के पश्चात ऊपर की ओर जाएगी, है कि नहीं, आप समझ रहे हैं ये सब परावर्तन दर्पण के द्वारा, ठीक। अब इसके शीर्ष से ये जो वक्रता केंद्र है वहां को ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद तो उधर जाएगी नहीं, कलई किया गया है, उसी पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो ये जो जाएगी ये परावर्तित वाली और ये परावर्तित वाली दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसको हम उधर तो काटेंगे नहीं, इधर तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हुए रहे, अगर पीछे बढ़ा जाएगा तो पीछे वो काटते हुए नजर आ सकते हैं आभासी रेखाओं द्वारा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, है कि नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काटेंगे, तो ये बन गया उसका ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के शीर्ष को ए डैश और उसके पैर को क्या, बी डैश से हम डिनोट कर रहे हैं, मतलब निचले हिस्से को, निचले सिरे को, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब देख लीजिए, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और देखिए वस्तु का शीर्ष भी ऊपर है, प्रतिबिंब का भी शीर्ष क्या है, ऊपर है कि नहीं भाई। तो वस्तु की जो लंबाई है वो किस में है, ये धनात्मक में है, और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो भी किस में है भाई, ये धनात्मक में ही है कि नहीं। और हर समय यही होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हर समय क्या बनता है, सीधा ही बनता है एकदम, और पीछे बनता है हर समय एकदम सीधा, मतलब ऊपर की ओर बनता है, मतलब हर समय क्या होता है, धन में ही आता है। मतलब कि अगर मैं इस स्थिति में कहूं कि भाई ये जो
आई है ये धनात्मक की ऋणात्मक, तो भाई ये धनात्मक है कि नहीं, पॉजिटिव, ठीक। और ये ओ तो हर समय क्या होता है, ये पॉजिटिव ही होता है। अगर इस स्थिति में यम का मान निकालूं तो प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश अपन वस्तु की लंबाई ये क्या हो जाएगी, ए बी। तो ए डैश बी डैश किस में है, वो ए डैश में तो मतलब आई है, आई का मतलब क्या है, वो प्लस आई है कि नहीं, और ओ का मतलब वो भी प्लस ओ है, ठीक है। अगर भाग देंगे आई में प्लस का माइनस, ये प्लस का प्लस में ही, तो कितना हो जाएगा, प्लस आई अपान ओ ही आएगा, है कि नहीं भाई। इसका मतलब ये है कि ये जो रेखीय आवर्धन इस स्थिति में हम निकाल रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए, ये क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। और उत्तल दर्पण में तो कोई केस वोस होता नहीं है, हर समय जो है उत्तल दर्पण के द्वारा ये जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, केवल आभासी वाला इसमें बनता ही है, तो इसमें कोई केस वोस तो नहीं है, ठीक है। मतलब हर समय उत्तल दर्पण के लिए जो ये m का मान है वो क्या होता है भाई, ये धनात्मक में ही आता है। और मैं आपको ये बताया ही हूं कि उत्तल दर्पण के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो हर समय क्या मिलता है, वो छोटा ही मिलता है। क्या मिलता है भाई, ये छोटा मिलता है। मतलब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये I और O के बीच में क्या है संबंध, हर किस एकदम, तो कुछ भी हो जाएगा, हर समय जो I है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या मिलती है, ये छोटी मिलती है हर समय एकदम उत्तल दर्पण के लिए, है कि नहीं भाई। लेकिन यही अगर यहां पर देखा जाए, ठीक है, तो वो यहां पर क्या हो सकता है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटा भी हो सकता है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, अवतल दर्पण के लिए, है कि नहीं भाई। तो ये सब चीजें आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आगे जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो फिर उसको आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ये सब चीजें एकदम डिटेल वाली बातें हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमको बेहिचक आप कमेंट में बताइए, फिर मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके आपके कंफ्यूजन को ये क्लियर करने का जरूर प्रयास करूंगा। अब देखिए, अब बात है ये कि जब ये हम समझ गए हैं, ये रेखीय आवर्धन को समझ गए हैं, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है भाई, ठीक है, ये m बराबर I अपान O होता है कि नहीं। तो ये जो रेखीय आवर्धन है I अपान O, ठीक है, यह I अपान O मतलब रेखीय आवर्धन I प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के रूप में है ना। तो इस रेखीय आवर्धन को हम प्रतिबिंब की दूरी का मतलब कि v और वस्तु की दूरी u, उसके बीच में भी संबंध हम स्थापित करेंगे। मतलब रेखीय आवर्धन का दूसरा फार्मूला भी हम लोग किसके पद में, ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के भी पद में, और मैं फोकस दूरी के भी पद में मैं आपको रेखीय आवर्धन को निकालूंगा। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग, ठीक है, प्रतिबिंब की ये जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन का क्या करेंगे, हम प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में संबंध को स्थापित करेंगे, ठीक है। आई होप कि आज के टॉपिक्स आपको पूरे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर उस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें।